आज हम इसमें सेलुलर एंजाइटी के इंट्रोडक्शन और कॉजेज़ पहले पार्ट में पढ़ेंगे, फिर हम सेलुलर एंजाइटी के मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और जो आने वाले पार्ट्स होंगे, उसमें हम सेल डेथ्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं सेलुलर एंजाइटी से और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास सेल एंजाइटी। तो हमारे पास सेल एंजाइटी कैसे कहते हैं, इसको हमने देखना है। तो हम कहते हैं, इससे पहले हमने कहा कि जब आपके पास स्टिमुलाया जाता है जो एनवायरनमेंट में चेंज लाता है, तो उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट सेल जो है वो एडॉप्टेशन करता है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। अब जब ये एडॉप्टेशन किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के अगेंस्ट फेल हो जाए से, तो फिर आपके पास क्या होता है, सेल इंजरी हो जाती है। सही है। अब यहाँ पे आपके पास इनिशियली जो सेल इंजरी होती है ये रिवर्सिबल होती है, और फिर अगर ये स्टिमुलाई वहाँ पे प्रेसिस्टेंट रहती है, या अगर स्टिमुलाई यहाँ पे अगर स्टिमुलाई जो है ये बहुत ही सिवियर स्टिमुलाई हो, जो कि आपके पास जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करे, तो फिर आपके पास जो सेल इंजरी होती है वो फिर इरिवर्सिबल हो जाती है। इनिशियली जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल होती है, और फिर यही रिवर्सिबल इंजरी जो है वो फिर आपके पास इरिवर्सिबल बन सकती है अगर आप स्टिमुलाई को रिमूव नहीं करते हैं। सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक जनरल सा एग्जांपल है। जब आपके पास एक रबर होता है, से एक रबर आप उसको मतलब स्ट्रेच करते हो, तो उसके इलास्टिक का एक लिमिट होता है, और जब तक आप स्ट्रेच करते हो उस लिमिट के अंदर तो स्ट्रेच होता है वो, मतलब जब उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो आपके पास वो जो रबर होता है उस क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो सिमिलर लाइक दिस कि किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो सेल है वो तो पहले एडाप्टेशन की तरफ जाता है, और जब वो एडाप्टेशन के लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर आपके पास जो सेल्स होते हैं वो एंजरी का शिकार हो जाते हैं। इनिशियली जी जो एंजरी होते हैं ये रिवर्सिबल होती है, और फिर ये इंजरी आपके पास इरिवर्सिबल बन जाती है। Still are stressed so severely that they are no longer able to adopt। यानी आप सेल को इतना स्ट्रेस दे रहे ताकि वो उस एडाप्टेशंस को मतलब वो जो स्ट्रेस हो, जो सेल्स को आपने स्ट्रेस दिया हुआ है उस सेल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उस स्ट्रेस को क्या करे, अडॉप्ट कर सके, तो फिर वो जो सेल होते हैं वो इंजर हो जाते हैं। when cell are exposed when cell are exposed। सही है। अब हमारे पास लिंक है कि जब आप सेल को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं इनटू डायरेक्ट डैमेजिंग एजेंट। सही है। तो उससे जो है आपके पास जो होता है, जो सेल होते हैं वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं। फिर आपके पास जो सेल इंजरी हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल इंजरी है। एक रिवर्सिबल इंजरी सेल इंजरी है और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। रिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने कहा कि जो इनिशियली जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल होती है, और फिर यही रिवर्सिबल जो है वो फिर इरिवर्सिबल की तरफ जाते हैं, और फिर जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वो फिर सेल डेथ की तरफ सेल को लेके जाते हैं। सही है। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, यानी जो पैथोलॉजिकल चेंज आती है सेल के अंदर से, जब आप स्टिमुलाई को या स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो वो पैथोलॉजिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं, और जो सेल होते हैं वो नॉर्मल अपने जो नॉर्मल फंक्शंस वगैरह होते हैं उसकी तरफ वो आ जाती है। जो इरिवर्सिबल सेल्स है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और फिर इरिवर्सिबल सेल एंजरी जो होते हैं वो सेल को डेथ की तरफ लेके जाते हैं, और फिर जो सेल की डेथ होती है वो या तो एपोप्टोसिस की तरह होती है और या फिर आपके पास नेक्रोसिस की तरह होती है। यहाँ पे ये एक जो है ग्राफ है, आप देख सकते हैं एक डायग्राम टैब जो है उसको में लेबल किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपके पास एक नॉर्मल सेल है जो हेमोस्टेसिस के स्टेट मतलब जो स्टेट में है। से जब आप इस सेल को स्ट्रेस देते हैं, सही है, या कोई भी इंजरी आप इसको स्ट्रेस देते हैं, तो वो उस स्ट्रेस के अगेंस्ट एडाप्टेशन करते हैं। जब ये एडाप्टेशन फेल हो जाता है तो आपके पास इनएबिलिटी टू एडाप्ट, तो आपके पास क्या होता है, सेल इंजरी होती है। और फिर इनिशियली जो इंजरी होती है ये तो रिवर्सिबल इंजरी होती है, और अगर आप रिवर्सिबल इंजरी यानी जो स्टिमुलाई वगैरह उसको रिमूव करते हैं, यानी स्ट्रेस आप रिमूव करते हैं,
तो ये रिवर्सिबल इंजरी जो होते हैं वो वापस नॉर्मल सेल्स की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेस जो है ये सेवेयर हो या ये स्ट्रेस आपके पास जो है ये परसिस्टेंट रहते हैं यहाँ पे, तो फिर ये सेल इंजरी आपके पास जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी बन जाती है। और फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है वो फिर सेल को डेथ की तरफ लेके जाती है, जिसमें आपके पास एपोप्टोसिस आता है और फिर नेक्रोसिस आता है। ये दो पाथवे है कि जिससे आपके पास जो सेल है उसकी डेथ होती है। अब ये जो एडॉप्टेशन है या ये जो इंजरी है, सेल इंजरी है, ये डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसा कि अब ये डिपेंड करते हैं स्टिमुलाई के मतलब स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करते हैं, फिर ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल्स पे। जिस तरह यहाँ पे है कि लो डोज ऑफ टॉक्सिक या जो ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया है, सही है, वो रिवर्सिबल इंजरी काज करते हैं। लेकिन लॉन्ग मतलब लॉन्ग डोज ऑफ टॉक्सिक या जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया है वो इरिवर्सिबल इंजरी काज करती है। अब इस्कीमिया क्या है, अब इसका मतलब क्या है? जो इस्कीमिया हम कहते हैं कि जब अमाउंट ऑफ ब्लड जो है या जो ब्लड फ्लो एक टिश्यू को क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब अगर एक टिश्यू को ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हुआ है लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है, सही है, तो आपके पास जो इंजरी होगी वो मतलब रिवर्सिबल इंजरी होगी। और जब ये जो इस्कीमिया है ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर रिवर्सिबल इंजरी जो सेल है वो अपने नॉर्मल की तरफ जाएगी। लेकिन जब आपके पास ये इस्कीमिया फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक टिश्यू है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो मतलब जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो फिर उस टिश्यू में इरिवर्सिबल इंजरी काज हो जाती है। अब इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर। जिस तरह स्केलेटल मसल एंड द लेग अकोमोडेट कंप्लीट इस्कीमिया फॉर 2 to 3 आवर विदाउट इरिवर्सिबल इंजरी, और जो कार्डियक मसल्स के जो सेल्स है वो डाई आफ्टर 20 to 30 मिनट। यानी ये सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ये जो स्टिमुलाई होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं ऐसे। तो आपने ये यहाँ पे जो है ये देख लिया, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है सेल के फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सही है। फिर आपके पास बायोकेमिकल अल्ट्रेशन आ जाता है, सही है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और फिर ग्रॉस जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस है वो आपके पास फिर आ जाते हैं। यूज सीक्वेंस है, सही है। अब हमारे पास काजेस क्या है सेल इंजरी के? सबसे पहले आपके पास जो काज है वो है हाइपोक्सिया। फिर आपके पास जो काज है वो फिजिकल एजेंट। फिर हमारे पास केमिकल एजेंट जो कि आपके पास जो है कह सकते हैं कि जो हम आपके पास सेल इंजरी काज कर सकते हैं। फिर आपके पास माइक्रोबियल एजेंट है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, जेनेटिक डिफेक्ट है और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। और इस काजेस के एक एक को हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास वो काजेस है कि जो आपके पास ये कंडीशन काज कर सकते हैं। अब हाइपोक्सिया कैसे कहते हैं? हाइपोक्सिया हम कहते हैं कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। तो ये हाइपोक्सिया हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो अमाउंट होता है वो एक टिश्यू के अंदर कम होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हाइपोक्सिया के कॉजेज में आपके पास आता है इस्कीमिया। इस्कीमिया में हम कहते हैं कि जब एक टिश्यू को अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे कॉजेज है हाइपोक्सिया के, सबसे पहले कॉजेज आपके पास यहाँ पे ये है कि इस्कीमिया जो हाइपोक्सिया को कॉज कर सकते हैं। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू आर्टरी ओक्लूजन, ये भी हाइपोक्सिया को कॉज कर सकता है, क्योंकि हाइपोक्सिया कहते हैं कि जब एक टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होता है, जब उसको टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसमें पल्मोनरी डिजीज़ आ जाती है। फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड आ जाता है। फिर डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन जो कि हाइपरटेंशन रखकर हाइपरटेंशन जो आपके पास शॉक्स या जो कार्डियक फेलियर यानी उस इस कंडीशन में जब आपके पास जो टिश्यू परफ्यूजन होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी आपके पास जो है हाइपोक्सिया को काज कर सकते हैं। और ये आपके पास हाइपोक्सिया जो है ये आपके पास फिर जो है कॉज करता है सेल इंजरी को। फिर आपके पास फिजिकल एजेंट में आपके पास ट्रॉमा आ जाता है, सही है, रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रिकल शॉक आता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आता है, फिर सडन चेंज एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऑल हैव वाइड रेंज इफेक्ट ऑन सेल। ये जो फैक्टर्स है, ये जो फिजिकल एजेंट है यहाँ पे, ये भी आपके पास जो है वो सेल इंजरी जो है उसको काज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास केमिकल एजेंट आता है, तो उसमें हम सबसे पहले हमारे पास पॉइजन आ जाते हैं, फिर इस हमारे पास ड्रग आ जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ जो हार्मफुल गैसेस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, से फिर आपके पास अल्कोहल आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं। तो ये केमिकल एजेंट है जो आपके पास सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। माइक्रोबियल एजेंट में आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है,
ये वो एजेंट है जो आपके पास सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं। फिर जेनेटिक डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि जो कॉन्टिनेंटल मालफॉर्मेशन है या जो सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, तो ये भी आपके पास जो है यू कैन से दैट कि आपके पास सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। सही है, ये वो हमारे पास वो एजेंट है, केमिकल एजेंट या जो माइक्रोबियल एजेंट या जो जेनेटिक मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस वजह से जो है सेल इंजरी काज हो सकती है। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, तो ये भी फैक्टर है जो कि आपके पास सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। फिर इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसमें आपके पास जो है ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं, सही है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है उस सेल की जो इंजरी है वो आपके पास हो सकती है। तो बेसिकली जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास सेल इंजरी है, और इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन को पढ़ा कि सेल इंजरी कैसी कहती है। फिर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को पढ़ लिया कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के मतलब क्या होती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। फिर इसके बाद हमने कॉजेज ऑफ सेल इंजरी पढ़े, और इंशाल्लाह जो मतलब अगले जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम इस टॉपिक को जो है मज़ीद प्रोसीड करेंगे। आप सबसे एक बार प्यारा रिक्वेस्ट है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके जो क्वेश्चन हैं या आपको जो जिस टॉपिक में मसला है आप वो कमेंट के थ्रू हमें वो बता सकते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।